Hello, good morning students. Today we are going to start the first lecture of class 11th, the topic sets. तो आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है सेट से। अब देखो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है 11th क्लास के अंदर, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि सेट्स होते क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, और ये सेट्स के बारे में और भी डिफरेंट बातें हम सीखेंगे, और कुछ मैथमेटिकल जो सिंबल्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सेट्स। सबसे पहले हमारे पास द टॉपिक का नाम क्या है, सेट्स नाम है। तो सेट से आप डिफाइन क्या करोगे, व्हाट इज द सेट। दिमाग में सबसे पहले आपके क्या है, सेट है क्या। तो हमें सबसे पहले आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है, मतलब सेट्स के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको हम। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिमाग में यही उठता है, जो चैप्टर का नाम, क्योंकि जब भी कोई भी मैं टॉपिक का नाम लिखता हूं तो सबसे पहले उसको डिफाइन करता हूं कि इस टॉपिक का नाम ये क्यों है और ये कहां से आया है, इसका मीन्स क्या है। तो हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है वो सेट्स है। तो व्हाट इज द सेट, सेट्स है क्या। तो बच्चों देखो सेट्स होता क्या है, तो अब तक आपने 10th तक ऐसा कुछ नाम सुना नहीं, तो सेट के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सेट क्या होता है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन आप समझ गए होंगे कि हम जैसे जिसके अंदर हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं उसको अपन सेट्स बोलेंगे, समझ गए ना। तो आप लोग देखोगे कि ए सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिसको हम अच्छी तरह डिफाइन कर सके। अब भाई वेल डिफाइन का मीन, अब बात आती है भाई समझ में आता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन में गुच्छा होता है। बट अगर हम बात करें कि वेल डिफाइन क्या है, अब आपने हिंदी में भाई हम बोले वेल अच्छी तरह डिफाइन, जिसको हम अच्छी तरह डिफाइन कर सके, जिसका हम अच्छी तरह मतलब बता सकें। तो अब ये बात तो हमें कोई ज्यादा पल्ले पड़ी नहीं कि वेल डिफाइन मीन्स मतलब समझे नहीं, तो इससे अब क्लियर नहीं होगा। तो वेल डिफाइन का मीन्स कोई भी उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिसको हम अच्छी तरह डिफाइन कर सके, जिसके बारे में हम विदाउट हेजिटेशन ये बता सके कि ये जो मेरे पास एलिमेंट है उस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि मैं बोल दूं फैक्टर ऑफ 9, कि द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 9। अब फैक्टर ऑफ 9 की हम बात करें तो 9 के फैक्टर आपको पता है 9 किस किस से डिवाइड होता है, किन किन नंबर से वो उसके फैक्टर होंगे। तो क्या क्या होते हैं, 1 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, उसके बाद 9 से ही होता है। तो यहां से अपने पास क्या है, ये हम अच्छी तरह डिफाइन कर रहे हैं। फैक्टर की डेफिनेशन अपने को पता है, हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब फैक्टर मीन्स क्या है कि 9 से डिवाइड होने वाले वो सारे नंबर्स का कलेक्शन है। तो ये अच्छी तरह डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ, और विदाउट एजिटेशन हम बता पा रहे हैं कि भाई 1 है ना वो उस कलेक्शन में बिलोंग करता है, 3 है वो उस कलेक्शन में बिलोंग करता है, 9 है वो उस कलेक्शन में बिलोंग करता है। तो विदाउट हेजिटेशन कोई भी बात हम बता देते हैं कि ये कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं करता, तो हम नहीं बता सकते। या फिर मैं देखो एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कहूं कि भाई राम इज हैंडसम बॉय। अब देखो राम इज हैंडसम बॉय, अब देखो राम हैंडसम है, आपको पता है हैंडसम, ब्यूटीफुल, इस टाइप के गुड बेस्ट, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसकी कोई। अब आप मैं कहूं कि भाई हैंडसम, आप मुझे बताओ हैंडसम की क्या डेफिनेशन है, बताओ क्या समझते हो, मतलब सुंदर किसको समझते हो आप, नहीं बता सकते भाई। हर कोई, जैसे मान लीजिए हो सकता है राम मेरी नजर में बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, बट हो सकता है दूसरे की नजर में वो ना हो। इसी प्रकार मैं बोल दूं कि द सेट ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर एक अच्छे हॉकी प्लेयर। तो अब देखो अच्छे हॉकी प्लेयर से मींस क्या है आपका, तो अच्छे हॉकी प्लेयर, तो देखो कोई भी हॉकी प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर, गुड हॉकी प्लेयर, तो देखो हो सकता है कोई प्लेयर किसी के लिए बेस्ट हो, किसी के लिए कोई दूसरा बेस्ट है। तो ये मतलब अपन अच्छी तरह डिफाइन कर पा रहे हैं क्या। जैसे हम बोले कि आप देखो जनरली हम देखते हैं कि आप देखो हॉकी तो फिर भी कम देखते होगे, हम क्रिकेट की बात करें कि द सेट ऑफ गुड क्रिकेटर इन इंडिया, तो गुड क्रिकेटर इन इंडिया, तो ऐसे बहुत से, मतलब किसी की नजर में क्या है विराट कोहली गुड क्रिकेटर है, किसी की नजर में कपिल देव है। तो मतलब ऐसा गुड क्रिकेटर की कोई ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं बनी है कि भाई इस टाइप से एक अच्छा क्रिकेटर है। तो इस प्रकार हम उसको नहीं बता सकते कि ये कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं करते। मतलब जिसमें आपको कंफ्यूजन लगे कि भाई ये कोई भी हम जो उसके अंदर है वो उस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं करता, तो अगर आप विदाउट एजिटेशन सीधा डायरेक्ट बोल सकते हो तो आप कह सकते हो कि भाई हाँ ये करता है कि नहीं करता।
ठीक है ना। तो इसी प्रकार बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे मैं बोल दूं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको पता है नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है, पता है ना कि ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग इट मींस 1 2 3 4 5। तो आपको ये पता है कि ये सारे काउंटिंग नंबर हैं, और ये सारे काउंटिंग नंबर हैं। तो आपको पता है कि 1 है, विदाउट एजिटेशन बता सकते हैं कि भाई ये 1 क्या है, नेचुरल है। मैं कहूं 3, क्या कहोगे जी, नेचुरल है। मैं कहूं जी -1, तो आप क्या, नहीं जी नेचुरल नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई इसके अंदर आपको एजिटेशन है कि है या नहीं है, ऐसा कभी आप सोच रहे हो कि है या नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो वही हम आज बात बता रहे हैं कि जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। अब वेल डिफाइंड की बात हम करें तो वेल डिफाइंड मींस, इट मींस that the given an objects we should be able to say without hesitation whether it belong to the collection or not। विदाउट हेजिटेशन हम बता सकते हैं कि वो उस कलेक्शन में बिलोंग करता है या नहीं करता। समझ गए ना, मतलब उस बिलोंग में संबंधित है या नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूं आपको सेट्स के, जैसे मैं बोल दूं सेट ऑफ स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर स्कूल्स का सेट। आपको पता है दिल्ली के अंदर स्कूल का सेट है। पता है स्कूल क्या है, सबको पता है क्या होती है स्कूल, पता है कि नहीं पता। जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां पर जो शिक्षा का जो अपने बोल सकते हैं, जहां पर शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, वो मतलब स्कूल्स होते हैं, ठीक है ना, 12th क्लास तक होंगी। तो इस प्रकार ये दिल्ली के अंदर जो स्कूलें हैं वो हमें पता है कि ये नहीं है कि भाई कोई स्कूल है, ये थोड़ी स्कूल है या नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। हमें पता है स्कूल है तो वो है, अगर स्कूल नहीं है, अब मंदिर है तो उसको अपना स्कूल कैसे बताएंगे, वो स्कूल नहीं हो सकती। तो अच्छी तरह डिफाइन कर पा रहे हैं, और हमें पता भी है कितनी स्कूलें हैं। इस प्रकार हमारे पास ये क्या है, सेट है। तो द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 9। तो फैक्टर ऑफ 9 दैट इज, मैंने अभी बताया 9 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 9 है। तो ये तीनों हम विदाउट हेजिटेशन बता रहे हैं भाई क्या है, ये फैक्टर हैं। तो ये क्या है, सेट है। मैं बोलूं द सेट ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर। अब प्राइम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर प्राइम। अब देखो ये चीजें आपको, देखो छोटी छोटी बातें हैं कि भाई इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो आप 11th में हो गए हो तो ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए कि आपको देखो क्या क्या पता होना चाहिए। सब बातें मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। तो इवन क्या होता है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। अब मैं कहूं भाई ओड नंबर क्या है, तो ओड नंबर ये क्या बताओगे कि जो हमारे पास ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो वो क्या है, ओड नंबर है। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7। फिर प्राइम की डेफिनेशन आती है, ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर। कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम। और जब मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे भाई। तो क्या होते हैं, इंटीजर्स का नाम आया तो नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। तो हम बात करें, जैसे हम बात करें प्लस -2, तो 2 है वो प्राइम है क्योंकि इसके फैक्टर 1 और 2 है। प्लस का भी हो सकता है, माइनस का, प्लस -3, प्लस -5, इट मींस ये हुआ अप टू इनफाइनाइट, बहुत से नंबर है। तो हमें पता है प्राइम इंटीजर्स क्या है, तो हम अच्छी तरह डिफाइन कर पा रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स जो मैंने एग्जांपल्स किया आपको समझना है बस। देखो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आंसर मान के चलिए एक एक लाइन के हैं, बट सब कुछ क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस है, समझना है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए मैं ज्यादा आपको डीपली करवा रहा हूं। तो आपको अच्छी तरह समझ में अब तक आ गया होगा कि सेट है क्या, एक्चुअल में सेट होता क्या है। फिर अगर हम बात करें एलिमेंट्स, तो आप लोग देखिए एलिमेंट्स और मेंबर्स भी बोल सकते हैं ऑफ ए सेट। द ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ ए सेट। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स है उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बोला द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 9। तो सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 9, तो यहां पर फैक्टर ऑफ 9 क्या हुआ, फैक्टर ऑफ 9 1 3 9 होगा। तो यहां पर 1 क्या है, एलिमेंट है या उसका मेंबर है सेट का। 3 क्या है, ये भी एलिमेंट है या उसका मेंबर है। 9 क्या है, एलिमेंट है। मींस जो मेरे पास जो सेट के अंदर जो बिलोंग करते हैं, जो आते हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, उनको अपन एलिमेंट्स या मेंबर्स बोलते हैं। क्लियर, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं जैसे 1 3 9 है, ये कोई सेट है, ये अभी बताया था मैंने कि ये है इस प्रकार 1 3 9 ये है। तो 1 एक एलिमेंट है,
3 भी एलिमेंट है, 9 भी एलिमेंट है। अब बात करते हैं, कोई भी एलिमेंट होगा उसको अपन ये बोल सकते हैं कि वो उस सेट में बिलोंग करता है। जैसे अपन ये भी कह सकते हैं कि एन एलिमेंट ऑफ ए सेट इज सेड टू बी बिलोंग टू द सेट। इट मींस वन इज बिलोंग टू सेट ए। One is belong to the set A, to the set A, या 3 is belong to the set A, 5 is belong to the set A। तो ये मतलब कोई भी एलिमेंट होता है उसको अपन बोलेंगे belongs to। अब देखो बच्चों, belongs to की मैं डेफिनेशन में देखो, belongs to का इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। belongs to का ये साइन होता है, मैं अभी थोड़ी देर में सिंबल आपको सारे बताने वाला हूं, क्लियर। तो ये belongs to का साइन देखो, ये ऐसे इस प्रकार, समझ गए ना, ये इसको बोलते हैं is belongs to, इज बिलोंग्स टू। तो मतलब ये क्या है कि 1 इज बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार क्या लिख सकते हो कि 3 इज बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार क्या लिख सकते हो, 5 इज बिलोंग्स टू ए। अगर मैं कहूं कि भाई यहां से कि 10 इज, अब 10 क्या है बताओ, द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 9, क्या 9 इसका फैक्टर होता है, नहीं होता। तो मैं क्या कहूंगा, 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स टू ए। इट मींस कि 10 है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। इट मींस अपन ऐसे भी लिखते हैं 10 डज नॉट बिलोंग्स, ऐसे इस प्रकार हम क्रॉस साइन लगा देते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, इज नॉट, इट इज डज नॉट या डज नॉट बिलोंग्स टू। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और बिलोंग्स टू में ही ऐसे डज नॉट के अंदर क्रॉस का साइन हम लगा देंगे। तो बड़ी ही सिंपल बातें मैंने आपको बताई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि हार्ड है सेट, बड़ा ही सिंपल है। अब आप लोग देखिए, उसके बाद आता है नोटेशन ऑफ इट। नोटेशन का मींस, अब देखो हर एक नंबर का नोटेशन तो होता ही है, होता है कि नहीं होता। जैसे इसी प्रकार अपने पास जो हमारे पास जो करेंसी है हमारे रुपीज, तो उसका भी नोटेशन है किस प्रकार, इस टाइप से एक नोटेशन है कि नहीं है। तो इसी प्रकार डॉलर का भी नोटेशन होता है, नेचुरल नंबर का नोटेशन होता है। उसी प्रकार सेट्स का क्या नोटेशन है, तो क्या करोगे, द सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो सेट्स की नोटेशन है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे ए, तो इसको पढ़ेंगे सेट ऑफ ए। एलिमेंट्स कौन कौन से, 1, 3 और 9 है, क्लियर। अभी देखो कैपिटल लेटर से तो हम क्या करते हैं, सेट्स की नोटेशन, बट स्मॉल लेटर क्या कर देंगे कि स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, इज द एलिमेंट ऑफ द सेट। कैपिटल लेटर्स तो हमारे पास नोटेशन होती है और वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एक्सेट्रा, इस प्रकार ये हुए, एटीसी मतलब इस प्रकार सो ऑन हुआ। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ ए हैविंग एलिमेंट्स स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो स्मॉल लेटर्स है वो एलिमेंट्स होंगे और कैपिटल लेटर्स क्या होंगे, उसकी नोटेशन होंगे। तो आपको ये अच्छी तरह बात समझ में आई होगी। बिलोंग्स टू का साइन, बिलोंग करता है तो क्या होता है सेट्स। जैसे मैं आपको बोल दूं सेट्स, एक तो एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं बोल दूं नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो आपको पता है मुंशी प्रेमचंद नोवेल्स तो रिटन की गई है, तो उसको पता है नोवेल्स क्या होती है, मुंशी प्रेमचंद ने कितनी नोवेल्स लिखी है हम अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज ए सेट, ये क्या होगा, सेट होगा। अब मैं बोल दूं द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, रिच अमीर। अब देखो आप मुझे बताओ, क्या अमीर की कोई डेफिनेशन है भाई, आप किसको अमीर कहोगे, कोई डेफिनेशन नहीं है ना अमीर की। तो मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है अमीर की, तो यहां से क्या ये सेट नहीं है। मैं बोल दूं कि द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास 11th में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ क्या डेफिनेशन होते हैं इंटेलिजेंट की, होती क्या कुछ आपको पता है। कुछ बच्चे देखो, आपने देखा होगा कि इंटेलिजेंट हर एक लेवल पर अलग अलग सिस्टम पर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लास लेवल की बात करें तो जो बच्चा पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट, जो पढ़ाई के अंदर अच्छे मार्क्स लेता हो, अच्छी नॉलेज रखे, हम उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे।
दूसरा हम खेलों की बात करें, स्कूल के अंदर जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, तो कुछ बच्चे क्या है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो। तो ये वहां पर क्या बोलेंगे, जो स्पोर्ट्स में मान लो कमजोर बच्चा अच्छा है, तो स्पोर्ट्स में क्या बोलेंगे कि वो स्पोर्ट्स के अंदर इंटेलिजेंट है। वो ये कहीं ना ये बच्चा इंटेलिजेंट है, तो किसमें, स्पोर्ट्स के अंदर है। तो हर एक लेवल होता है हर आदमी का। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं, कुछ पढ़ाई में होते हैं, कुछ बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में होते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक में होते हैं, कुछ बच्चे मतलब गाने में होते हैं, कुछ बजाने में। मतलब ऐसा कुछ कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है इंटेलिजेंस की। तो इस प्रकार जैसे हमारे पास मतलब जो मेनली कुछ एक जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि भाई इंटेलिजेंट, इस प्रकार आ जाए रिच, पुअर, गुड, बेस्ट, ठीक है ना, रिच, इंटेलिजेंट, पुअर। इसी प्रकार जैसे कोई भी हम भाववाचक संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार और भी बहुत से हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार जो भी वर्ड्स जो आते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, ये इस टाइप के वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो ये वर्ड्स क्या नहीं होते। जैसे मैंने अभी बताया था, ये भी बताया था, हैंडसम बताया था कि नहीं बताया, तो इसके अंदर भी आ गया। फिर मैं बोल दूं ब्यूटीफुल, ये भी नहीं है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, ठीक है ना, तो इस टाइप के ऐसे बहुत से वर्ड है। तो ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो वो मान के चलिए वो सेट नहीं है, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं कुछ सिंबल्स, कुछ नोटेशन को देखिएगा इसी के अंदर। उसके बाद आप देखिए, मैंने बताया सम स्टैंडर्ड नोटेशन एंड सिंबल्स। सिंबल्स अभी देखो मैथ्स के अंदर आपको देखो सिंबल्स बहुत से आते हैं, कुछ आपको पता है, कुछ हम आपको बताने वाले हैं जो आगे यूज होंगे, तो आपको कोई दिक्कत ना हो आगे हम जब यूज करें तो आप लोग देखिएगा सबसे पहले सिंबल और किसके लिए स्टैंड करते हैं ये। तो आप देखो जनरली ये आपने पढ़ा होगा इस टाइप से, ये दो डबल डॉट इस प्रकार ऊपर नीचे, तो इसका मतलब सच दैट होता है। बहुत बार आपने पढ़ा है ये चीजें, तो सच दैट, क्लियर। ये स्टैंड किसको करता है, सच दैट। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था बिलोंग्स टू। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने बताया था कि भाई ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 3 9, तो 1 बिलोंग्स टू ए, इट मींस क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। अगर ऐसे आ जाए 10, ये इस प्रकार आ जाए तो क्या करोगे, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्लियर। इस प्रकार डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। इस प्रकार ये आता है, देखो ई है, ये उल्टा है हमारे पास, इस टाइप से जो भी आए ये वर्ड, तो इसका मीन्स है देयर एग्जिस्ट और फिर वी कैन फाइंड, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसको, देयर एग्जिस्ट, मतलब देयर एग्जिस्ट हम बोल सकते हैं, या फिर वी कैन फाइंड। तो इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट, याद रखिए ये बात। उसके बाद आपने पढ़ा होगा ये, तो भाई बहुत बार आपने डॉट 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 इस टाइप से लगाया, तो इसका मतलब क्या है, सो ऑन। आई डबल एफ आ जाए तो इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मीन्स है इफ एंड ओनली इफ। फिर इस प्रकार आ जाए इंप्लाइज बोलते हैं, जैसे बहुत बार आपने पढ़ा होगा पी ये पी इस प्रकार एरो ये क्यू, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू। मतलब इसका मीन्स क्या है, इंप्लाइज बोलते हैं इसको। बहुत बार आपने एरो देखी होगी, तो इसको बोलते हैं इंप्लाइज। उसके बाद में ये ऊपर देखो कैप उल्टी इस टाइप से है, तो इसका मीन्स है और समझते हो ना, ओ आर, और ये देखो इसी ये कैप है, अगर ये इस प्रकार आ जाए इस टाइप से, देखो ए तो इसके अंदर ऐसे होता है डैश, इसमें डैश नहीं होता, तो इसका मीन्स होता है एंड। क्या होता है, एंड। ऊपर रहे तो और, नीचे आए तो एंड। और यही अगर ऐसे कट जाए तो इसको बोलेंगे फॉर ऑल। इस प्रकार देखो ये रहा, क्या बोलेंगे, फॉर ऑल। तो ये सिंबल्स आप याद रखने हैं। और भी मैं सिंबल आपको बताऊं, जैसे आपको ये बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको पता है कौन से सिंबल्स। जैसे आपको पता है नेचुरल की नोटेशन क्या है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या कैपिटल एन है, आपको बताने की जरूरत है, नहीं बताने की जरूरत है। तो सेट ऑफ होल नंबर, होल की डेफिनेशन क्या होती है, डब्ल्यू। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स, आपको पता भी होना चाहिए बातें, आपको ये बातें मैं लिखा रहा हूं तो इसकी डेफिनेशन, होल क्या होते हैं, नंबर पता है ना, 0 1 2, सो ओ नेचुरल क्या होते हैं 1 2 3, ऑल काउंटिंग नंबर।
तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को डिनोट या तो जेड से कर देते हैं या फिर हम आई से भी कर देते हैं। क्या होते हैं? जीरो और प्लस माइनस के नंबर, जितने भी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। समझ में आई बात? फिर आपके पास आता है कि रैशनल की नोटेशन क्या है? रैशनल, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल की नोटेशन है क्यू। समझ गए ना? तो क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं उसको बोलते हैं रैशनल, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद मैं कहूं इरेशनल की नोटेशन क्या है? तो क्यू के ऊपर बार लगा देते हैं इस प्रकार। तो स्क्वायर रूट के नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, √2 √3 √5 इरेशनल होते हैं। फिर आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ऑल रैशनल इरेशनल नंबर्स को मिलाने पर क्या बनेगा? रियल नंबर। तो इनकी नोटेशन आपको याद रखनी है। मैं बोल दूं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स को सी से डिनोट कर देते हैं, बट इसको जेड से भी करते हैं, बट जनरली आप यहां पे सी से लिखिएगा। समझ गए ना? तो ये आपको सबको पता है नंबर्स की नोटेशंस। तो जितने भी नंबर्स हैं उन सब की नोटेशन आपको पता होना चाहिए, आगे हम यूज करेंगे। उसके बाद देखो, जनरली आपने साइंस की लैंग्वेज में बहुत सी चीजें पढ़ा है। ये पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं एल्फा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं बीटा। ये पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं गामा। अल्फा बीटा गामा। ये पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं डेल। पढ़ा होगा। ये आपने पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा है, ये होता है निट्टा NWTA या निट्टा। ऐसा जिट्टा इट्टा बहुत से होते हैं ऐसे। तो आपके जो यूज की है वही बातें मैं बता रहा हूं, फालतू के आपको नहीं बता रहा मैं आपको। जो मैथ के अंदर हम अल्फा बीटा गामा डेल निट्टा इस टाइप से हम यूज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके अंदर ऐसे तो बहुत पढ़ेंगे। इस प्रकार ये आ जाए तो इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। इस प्रकार पढ़ेंगे हम फैक्टोरियल। या फैक्टोरियल का एक नोटेशन इस टाइप से भी होता है, जैसे एंगल के टाइप का नोटेशन। ये भी फैक्टोरियल का नोटेशन है। तो ऐसे है। तो अगर जैसे मेरे पास आ जाए FACA, तो इसको पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ ए। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसका हम नोटेशन, कुछ हमने बहुत से लगभग जो मेरे पास थे वो बताए हैं। फिर भी अगर कोई रह गया तो हम फिर अगर आएगा तो हम बता देंगे। ये आपको पता है ये किसका होता है? इक्वल टू का। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू ये क्या होता है? काट दे तो डज नॉट इक्वल टू। तो ये बहुत से सिंबल ऐसे हैं जिसके अंदर हम लोग बताते हैं। इसके अंदर समझ गए ना? ब्रैकेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पता है सबको, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। आपने छोटी क्लासों में अच्छी तरह पढ़ा है, ब्रैकेट्स की नोटेशन आएगी। इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इस प्रकार ये आ जाए, इसको बोलेंगे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है ना? इसको बोलेंगे क्लोज ब्रैकेट। तो इस टाइप से हमारे पास ये आ जाता है। समझ गए ना ब्रैकेट्स के बारे में? इसको बोलते हैं बार, बोल देते हैं। तो इस प्रकार बहुत से सिंबल हैं जो हम करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आपको ये भी पता होगा, और कौन सा? लेस देन ग्रेटर देन। आपको पता है ये है, इसको पढ़ेंगे लेस देन। सभी को पता है। ये आ जाए, क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन। ये आ जाए, यहां पर लग जाए ऐसे, तो लेस देन एंड इक्वल टू। ये आ जाए, यहां पे ऐसे लग जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू। इस टाइप से। तो ये हमारे पास बहुत से सिंबल है जो हम आपको बताए हैं, और बाकी रह गए और हम बता देंगे। तो लगभग मोस्टली जो हम यूज करेंगे वो मैंने सब आपको बताया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको अपनी कॉपी में एक एक सिंबल्स को उतार लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे आपको, या हम बताएंगे आपको टाइप ऑफ सेट्स। तो देखिए, देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ सेट्स। अब सेट्स का टाइप क्या होता है, किस किस टाइप के सेट होते हैं? देखो आप लोग जो सेट होते क्या है, सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं। तो पता है एलिमेंट के बेसिस पर ही हम डिफाइन करेंगे कि भाई इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग
उसके टाइप्स होंगी। तो आप आइए हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहला है हमारे पास फाइनाइट सेट। नाम से पता लग रहा है व्हाट इज द फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या? सीमित, मतलब जिसमें हम लोग जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट्स हो, जिसमें एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो डेफिनेशन में लिख रखिए, इफ द एलिमेंट ऑफ सेट आर फाइनाइट इन नंबर्स, जो संख्या में क्या हो? सीमित हो। सीमित का मतलब जिसको हम गिन सकें, काउंट कर सकें, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलेंगे। समझ गए? तो अब डेफिनेट, जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें फाइनाइट सेट का एग्जांपल, तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? तो अगर मैं यहां से दूं कि द सेट ऑफ मंथ, द सेट ऑफ मंथ्स किसमें? इन ए ईयर, इन ए ईयर, कि जो साल के अंदर जो महीनों का सेट है वो क्या होता है? काउंटेबल होता है। सबको पता है एक साल में 12 मंथ होते हैं। या फिर बोले द डे इन ए वीक, द नंबर ऑफ डे इन ए वीक, ये भी क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। तो जो जिनको हम काउंट कर सकें उसको क्या बोलेंगे? हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे मैंने बोला, ये फर्स्ट एग्जांपल दिया है मैंने। सेकंड एग्जांपल, जैसे इसके अंदर मैं और दूं कि द नंबर ऑफ या सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखो ये है, ये फाइनाइट नहीं, नेचुरल तो बहुत होते हैं, बट मैं नेचुरल नंबर लेस देन 100 ये लगा दिया। तो अब ये कैसा है? फाइनाइट, मतलब लेस देन 100 में। तो लेस देन 100 में क्या होगा? आपको पता है लेस देन 100 की बात करें तो क्या क्या होंगे? 1, 2 से लेके 99 तक। तो पता है 99 नंबर है, काउंटेबल है कि नहीं है? तो इसका मतलब कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। जो सेट ऑफ मंथ इन ईयर, तो पता है 12 होते हैं क्या? जनवरी, फरवरी, फेब होगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस टाइप से 12 होंगे। तो इस प्रकार हम लोग बता सकते हैं। तो फिर इसी टाइप से हम बोल सकते हैं कि इवन नंबर लेस देन 10 से छोटा इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं। तो ये सारे के सारे काउंटेबल हैं। समझ गए? उसके बाद सेकंड है एग्जांपल। इन सेकंड जो टाइप है वो क्या है? इनफाइनाइट सेट। नाम से पता लगा इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, जिसमें जो एलिमेंट्स के जो संख्या है वो मतलब असीमित हो, मतलब जिसको हम लोग काउंट ना कर सकें। इफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, देन सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो एग्जांपल दे, देखो इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ये दे दो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपने बोल दिया ना, ये इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ होल नंबर इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ रियल नंबर इनफाइनाइट है। तो इस टाइप से बहुत से नंबर हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स किसके ऊपर? इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में, इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। आपको पता है स्ट्रेट लाइन है तो इसमें बच्चों इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है ये। समझ गए ना? तो इस टाइप से तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या इनफाइनाइट सेट है, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। बड़ा ही सिंपल काम है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगल का मतलब एक, सिंगल का मतलब क्या होता है? सिंगल का मीन्स होता है एक। तो इसमें जिसमें एलिमेंट्स की संख्या एक हो, ए सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल दे, जैसे मैं एग्जाम्पल इस प्रकार दे दूं, जैसे मैं यहां से दे दूं, नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 7 and 9। तो आपको पता है 7 और 9 के बीच में नेचुरल नंबर तो एक ही होता है। क्या होता है? वो 8 होता है। तो यहां पर सिंगल एलिमेंट आया तो कैसा सेट हुआ? ये सिंगलटन सेट हुआ। समझ में आया? इस प्रकार ये आ जाए कि मान लीजिए दूसरा ए एक्स सच दैट
x ग्रेटर देन 10 लेस देन 12, बताओ। और ये बोल दे क्या x बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे बोल दे। तो बच्चों आप मुझे बताओ ए सेट में ये अपने पास बोल दे, आपको यही बोलेगा तो आपको देखना है, आप खुद समझोगे कि x ए सेट क्या है, x की वैल्यूज है। तो x की वैल्यू क्या है, 10 से बड़ी 12 से छोटी इंटीजर, तो 10 और 12 के बीच में वैल्यू 11 होती कि नहीं होती। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं। तो ये कैसा है, सिंगलटन सेट। थर्ड में एग्जांपल दूं, ये कह दूं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, द सेट ऑफ इवन प्राइम। तो इवन प्राइम एक ही होता है, इवन प्राइम वो क्या होता है, 2। इवन भी होता है, प्राइम भी होता है। तो ये क्या है, सिंगलटन सेट के एग्जांपल्स हैं। एक बात थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ये देखो अगला। दूसरा अगला फोर्थ हमारे पास टाइप है एम्प्टी सेट। इसके 3 नाम है, एम्प्टी भी बोल सकते हैं, नल भी बोल सकते हैं, वॉइड भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेट नाम से एम्प्टी मतलब खाली, मतलब कोई एलिमेंट ना हो भाई। तो ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड ए एम्प्टी सेट और इट इज डिनोटेड बाय फाई और इस टाइप से, मतलब जो कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। तो देखो इसको बोलते हैं फाई, PHI, इसका नाम है फाई। फाई का मतलब एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट नहीं है। समझ गए ना, इसको आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, फाई। मैं आपको लिख के बता रहा हूं क्योंकि नोटेशन है फाई, ठीक है ना। ये है, ये इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी क्या है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के 2 नोटेशन है, या तो फाई ऐसे या फिर खाली कोई एलिमेंट नहीं लिखो। समझ गए ना। तो अगर बात करूं उसके बाद के अंदर हम एक छोटी सी बात आपको बताएं, तो ये मैं आपको कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं ये लिख दूं, आप बताइए ये क्या है, कैसा सेट है। ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है कि सिंगलटन है या एम्प्टी है। तो आप इसको क्या कहोगे, सिंगलटन कहोगे क्या या एम्प्टी कहोगे। आप बहुत से बच्चों का ये जवाब होगा ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो बच्चों ये एम्प्टी नहीं, ये सिंगलटन सेट माना जाएगा, सिंगलटन सेट। क्योंकि अब ये एलिमेंट का काम कर रहा है। यहां पे ये फाई क्या है, इसमें ये फाई है, ये एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट फाई मतलब एक हो गया, तो इट मीन सिंगलटन सेट। ये आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरह, समझ गए ना। तो उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है बच्चों, इक्वल सेट मतलब इक्वल का मतलब समझ गए, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स ए में है वो, जैसे मान लीजिए ए एंड बी आर 2 सेट्स, और वो अगर इक्वल हैं, तो जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के एलिमेंट्स किस में हो, ए में, तो क्या होगा, इक्वल होगा। बड़ा सिंपल बात है। देखो इनके नाम, आप नाम इसका जो डेफिनेट जो टाइप्स का नाम से पता लग जाए किस टाइप का और क्या डेफिनेशन होगी। 2 sets A and B are said to be equal if every element of A is an element of B. A के सारे एलिमेंट किसमें हो, B में, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज इन एलिमेंट ऑफ A. A के सारे एलिमेंट B में हो, B के सारे A में हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। मैं एग्जांपल देता हूं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए एक A है, A में है 1 4 8, और एक B सेट है, B सेट है उसमें है 4 8 1। तो ये क्या है, इक्वल है भाई। कैसे पता लगा कि देखो A में 1 4 8 है, इसमें 4 8 है। आगे पीछे एलिमेंट्स का जो हमारे पास जो उसका अरेंजमेंट है आगे पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल सेट है। दूसरा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो मैं लिख दूं 1 4 8, और ये B है, क्या लिख दूं 1 1 4 4 8 4 8। अब कहोगे क्या इक्वल है, बहुत से बच्चों का ये जवाब जी बिल्कुल इक्वल नहीं है। आप देखो इसमें 3 है, इसमें देखो कितने हैं, 7 हैं। बच्चों आपको संख्या नहीं देखनी है, मैंने आपको बताया है। आपको देखना है क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो देखो 1 4 8 इसमें है। क्या बी के सारे ए में है, देखो भाई 1 है, ये रहा 1 है, ये रहा 4 है, बिल्कुल है 4 है, यहां भी है 8 है 4 है 8 है। तो ये भी क्या है, ए एंड बी आर इक्वल सेट। ये आप ध्यान रखेंगे, मतलब जो रिपीटिशंस जो एलिमेंट्स का है सेट्स के अंदर, वो अपने को कोई इनमैटेरियल होता है, अपने को कोई मायने नहीं रखता। आपको देखना है क्या एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता। अब अगला जो हमारे पास है वो देखिए, इसकी टाइप, हमारी टाइप है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। अब होता क्या है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, तो हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज नोन एज ए कार्डिनल नंबर।
देखो कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी सेट में एलिमेंट्स की संख्या ही क्या कहलाती है, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट कहलाती है। इसको अपन बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट भी कह सकते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, बाहर एन ओपन ब्रैकेट ए, जैसे हमने फाइनाइट सेट ए लिया है तो एन बाहर ओपन ब्रैकेट ए, इसको मतलब बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये पढ़ेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ए लिख दिया, यहां से कोई एग्जांपल दे रहा हूं, ए है, इसमें 1 2 3 4 है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए क्या होगा, संख्या काउंट करना 1 2 3 4, तो संख्या क्या हुई, 4 हुई। हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी प्रकार बी है, कोई सेट मेरे पास दे रखा है 1 2 2 3 4, तो इसमें संख्या काउंट करना बेटा, क्या संख्या आएगी, तो संख्या देखो, संख्या ये नहीं कि रिपीट है वो भी काउंट होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगी। तो इस टाइप से हम कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट डिफाइन करते हैं। उसके बाद लास्ट इसकी डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट इट मींस क्या होता है, जिसकी जिन टू सेट्स की कार्डिनलिटी इक्वल हो, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मींस ए सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दूं, मेरे पास कोई ए सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? हां जी, बिल्कुल इक्विवेलेंट सेट है। कैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में भी कितने, काउंट करो 1 2 3 है, तो दोनों इक्वल है। तो ये कैसे सेट है, ये इक्विवेलेंट सेट, समझ गए ना। तो ये इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो देखो इक्विवेलेंस, अब बात आती है इक्विवेलेंस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी इज डिनोटेड बाय अगर ए और बी इक्विवेलेंस है या इक्विवेलेंट है तो उसको डिनोट किससे करेंगे, इस प्रकार, जो सिमिलर का साइन होता है ना, ऐसे इसको पढ़ेंगे ए इक्विवेलेंस बी। समझ गए ना, तो ये याद रखेंगे आप। देखो इक्वल सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट्स की संख्या से कोई लेना देना नहीं होता। ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग करने चाहिए, बी के ए में बिलोंग करने चाहिए, तो होगा इक्वल सेट। बट इक्विवेलेंट सेट में संख्या महत्वपूर्ण बात है कि एलिमेंट्स इक्वल हो या ना हो, बट उनकी संख्या, उनकी काउंटिंग इक्वल होनी चाहिए, इक्विवेलेंट सेट होगा। तो बच्चों हमने टाइप ऑफ सेट कंप्लीट किया है। देखो हमारा एक छोटा सा टॉपिक बीच में रह गया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सेट इज मेनली रिप्रेजेंटेड बाय टू फॉर्म्स। हम टू फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने लिखी है। फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। बच्चों रोस्टर फॉर्म क्या होती है, तो जो भी कोई भी हम लोग एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट्स के, अगर उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तो इनक्लोज कर दें और कोमा से सेपरेट कर दें, कि जो एलिमेंट ऑफ ए सेट सेपरेट बाय द कोमास एंड इनक्लोज इन द कर्ली ब्रैकेट, वो कौन सी फॉर्म होती है, वो टेबुलर फॉर्म होती है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड इन द पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। मतलब इस प्रकार के ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को लिस्टेड रखते हैं और सेपरेट बाय कोमास। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं यहां से, जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है, जैसे इस प्रकार कर्ली ब्रैकेट में तो बंद करो और कोमा से सेपरेट करो, इस टाइप से। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है बच्चों। ये कौन सी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। तो जब भी कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दे, कोमा से सेपरेट कर दे एलिमेंट्स को, वो कौन सी फॉर्म होती है भाई, वो रोस्टर फॉर्म होती है। अच्छी तरह दिमाग में बैठा ले, हमने बहुत से एग्जांपल करवाए, टाइप्स करवाई। तो जब कोमा से सेपरेट और कर्ली से बंद किया ना, वो सारी की सारी रोस्टर फॉर्म, अदरवाइज टेबुलर फॉर्म है। समझ गए ना। दूसरी हमने सेकंड है, वो है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। ये दूसरी फॉर्म है। देखो इसके अंदर क्या है कि जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से लिखते हैं।
जो एलिमेंट्स को जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है उनको हम किससे डिफाइन करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से जो हर एक एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये हमारी देसी लैंग्वेज हो गई कि जब हम एलिमेंट्स के सेट को एक किसी बेसिक प्रॉपर्टी से लिख दे और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास यही है, तो जैसे मान लो ये 1 2 3 लिख दिया, तो अगर मैं इसी को ही मैं कहूं कि आप रूल मेथड से लिखो, तो इस चीज को मैं ऐसे लिखता हूं प्रॉपर्टी, इसको मेनली ऐसे करते हैं ए एक्स सच दैट, मतलब एक्स है एलिमेंट्स के, ऐसे मैंने पहले बताया है। तो प्रॉपर्टी क्या है भाई 1 2 3, तो क्या रख सकते हो कि नेचुरल नंबर लेस देन एक्स इज नेचुरल नंबर। यहां क्या लिखोगे बच्चों, यहां लिखोगे एक्स सच दैट लगाओगे हमेशा, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो देखो ये जो मेरे पास जो मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है यहां से, तो ये हर एक एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रही है। बताओ 4 से छोटा नेचुरल कौन सा है, 1 है 2 है 3 है, हर एक एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है, एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग लिखा है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये भाई कौन सी फॉर्म है, ये कौन सा है रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सी थी, सॉरी ये कौन सा है सेट बिल्डर फॉर्म, और ऊपर वाली कौन सी थी रोस्टर फॉर्म। मतलब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बच्चों यही है, रोस्टर से सेट बिल्डर बनाना, सेट बिल्डर से रोस्टर बनाना, और एलिमेंट्स की संख्या निकाल के काउंटेबल नॉन काउंटेबल किस टाइप के सेट है वो बताना। बड़ा ही सिंपल काम है। अब देखो मैं इसकी आपको मैंने समझा दिया क्या होता है, फिर आप एक बार डेफिनेशन फिर देख लो कि ये डेफिनेशन कोई खास भी नहीं है। इन दिस फॉर्म ए रूल और ए फॉर्मूला और ए स्टेटमेंट इज रिटन, मतलब इस फॉर्म के अंदर हम क्या कोई रूल लगाते हैं या कोई फॉर्मूला लगाते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट कर देते हैं। इज रिटन विद इन पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, मतलब किसके अंदर, देखो ये ब्रैकेट्स के पेयर के अंदर, समझ गए। सो दैट द सेट इज वेल डिफाइंड, वो सेट देखो सेट है तो वेल डिफाइंड होना ही चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन द सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट मस्ट पोजेस ए सिंगल प्रॉपर्टी, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है उस सेट के वो एक सिंगल प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए टू बिकम द मेंबर ऑफ दैट सेट, उस सेट का मेंबर बनने के लिए। ये मेंबर है यहां से ये ऐसे एम है, मेंबर बनने के लिए वो सिंगल प्रॉपर्टी से वो सारे के सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। तो एग्जांपल जैसे इस प्रकार लिख देते हैं, एक्स ये लिखने का तरीका है ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट से बंद, मैंने कहा एक्स सच दैट लिखेंगे हमेशा, यहां पर प्रॉपर्टी जो है जैसे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5, वो सेम टू सेम वैसा का वैसा बन गया। तो ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। आप रोज ही रोस्टर में बना के दिखाओ, तो 5 से छोटा नेचुरल 1 2 3 4, तो आया कि नहीं आया। दूसरा ये b इज इक्वल टू एक्स, b सेट है, सेट क्या है एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n, मतलब 2 का मल्टीपल, और n क्या है नेचुरल है, तो एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी से कौन से एलिमेंट आएंगे, मतलब ये कौन सी फॉर्म है, ये बेटा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होगी, तो b के अंदर इवन नंबर्स, बोलो कौन कौन से इवन नंबर्स बोलिए, तो 2 के मतलब n की वैल्यू देखो, नेचुरल मींस क्या है 1 रखना 2 रखना 3 रखना डॉट डॉट, तो पहले n की जगह 1 रखा तो 2 इंटू 1 2, n की जगह 2 रखा 2 इंटू 2 4, 3 रखा 2 इंटू 3 6 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, इस टाइप से हो गया। तो अगर हम किसी रूल से एलिमेंट्स को लिखें या उसके अंदर कोमा से तो बंद करली से बंद करेंगे और बेसिक कोई ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो सभी एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करे। तो बच्चों हम लोगों ने ये आप लोग ये जो है ना ये अपनी कॉपी में कहां उतारोगे, जहां पर मैंने नोटेशन ऑफ सेट बताया उसके बाद उतारना है और जो सिंबल बताए उनसे पहले उतारना है। ये वाली प्रॉपर्टी हम वहां पर बताए नहीं, अब यहां पे बताया है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज है बड़े ही सिंपल है। देखो जितनी भी मैंने बेसिक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है वो सारी अच्छे से याद कर लें। अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टी ये सारे रूल्स याद हो गए तो क्वेश्चन एक एक लाइन के अपने आप खुद कर सकते हो, अगर मैं नहीं भी करवाऊं तो बच्चों इसी प्रकार हमने जो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया। सेकंड लेक्चर में हम 1.1 एक्सरसाइज करवाएंगे चैप्टर फर्स्ट की। तो आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव